हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 31st लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कलर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। कलर का जो मेन रीजन होता है वो होता है डीडी ट्रांजिशन। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन था। उसके बाद में हमारे पास में ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी था और ड्यू टू पोलराइजेशन भी था। तो स्टूडेंट्स, वो तो पार्ट हमारा कवर हो चुका। कलर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, उस टाइप के भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के एंड में जो आपको वर्कशीट दिया जाएगा उसमें इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं मैंने, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द सेकंड प्रॉपर्टी of coordination compound, that is magnetic behavior, or we can start with magnetic properties in coordination compounds। छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के रिलेटेड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो हमारे साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो मतलब बहुत सारे टाइप की होती है। हमारे पास में होता है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिज्म। वो सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ इसमें तीन ही पढ़ेंगे। कौन सा? वो आप बाकी जो है वो सॉलिड शेप में पढ़ते हो, इसमें हम लोग सिर्फ तीन ही पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, जिसके अंदर मैं फेरोमैग्नेटिज्म भी इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है ना। ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा तो उसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक की, सो दिस इज ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज ड्यू टू पेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो उसमें डायामैग्नेटिज्म आता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती कहाँ से है? किसी भी अगर हम लोग एटम की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा दो टाइप की प्रॉपर्टी दिखाएंगे। वो खुद तो बेटा रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के आजू-बाजू में, और खुद के आजू-बाजू में रोटेट भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो टाइप की होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिर्फ स्पिन की वजह से, स्पिन ओनली, और एक होता है ऑर्बिटल वजह से। सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और एक होता है स्पिन की वजह से, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बराबर है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकालते हैं बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ n ब्रैकेट n प्लस 2, और ये हम लोग निकालते हैं अंडर रूट l ब्रैकेट n प्लस 2। ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट, n l m s, राइट ना। स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, उससे रिलेटेड है ना। अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जो इसका यूनिट होता है वो होता है bm। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ bm? bm का फुल फॉर्म है बोहर मैग्नेटॉन। bm स्टैंड्स फॉर बोहर मैग्नेटॉन, और ये इसका यूनिट है, ठीक है ना। नाउ अगर मैं बात करूं 1 bm की, तो उसका फॉर्मूला होता है, ये फिजिक्स में पढ़ते हो, EH/4 pi Cm या mc, राइट। E stands for electronic charge, H is Planck's constant, m is the mass of the electrons and c is the velocity of light, ठीक है ना। तो ये इसका यूनिट है, खाली इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना। हमको अगर कुछ भी नॉट स्पेसिफाइड, याद रखना, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ऑलवेज हमको ये की निकालना है बेटा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल वाला नहीं निकालना है, हमको स्पिन वाला ही याद रखना है। सो इफ नॉट स्पेसिफाइड, ऑलवेज calculate spin only magnetic moment, which is given by under root of n bracket n plus 2, right। now n stands for number of unpaired electron, ठीक है ना। अभी ये जो l है बेटा आपने पढ़ा होगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वही है। हमको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से मतलब है। तो हमारे लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, n ब्रैकेट n प्लस 2, इस तरीके से, है ना, बराबर है। अभी अगर where n stands for what, number of unpaired electron,
अभी जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन नंबर वन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्यों? क्योंकि उससे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा। दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तीसरा इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लिगैंड। 4 लिगैंड होंगे तो अलग होगा, 6 लिगैंड होंगे तो अलग होगा, 2 होगा तो अलग होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा ना। और लास्ट वाला जो है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिगैंड। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो पेयरिंग करवा देगा, तो पेयरिंग कराएगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। और पेयरिंग नहीं होगी तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ लिगैंड्स एंड नेचर ऑफ द लिगैंड्स आल्सो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मेरे पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्बिट्री, n का वैल्यू 1 है तो n का वैल्यू 1 है तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3। n का वैल्यू अगर 2 हुआ तो इसका वैल्यू आएगा 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 4 टू जा 8 अंडर रूट 8। अगर n का वैल्यू 3 हुआ तो म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5 5 3 जा 15 अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर n का वैल्यू 4 हुआ तो म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 ब्रैकेट 4 प्लस 2, जनरली हमको 5 तक जाना ही है, 6 2 जा 6 4 जा 24। n का वैल्यू 5 हुआ तो म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बोलो 5 ब्रैकेट 5 प्लस 2, ये मैंने डीएनए ब्लॉक में भी सीखा था, 7 5 जा 35। ठीक है, ये जो भी नंबर्स रूट में दिख रहे हैं वो बेटा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है। देखो 3 है तो अगर ये रूट 4 होता तो 2 हो जाता, बराबर है। ये 9 होता तो ये 16 होता, तो ये 25 होता, तो और ये 36 होता, तो बट है नहीं, क्या करें। इसका तो वैल्यू सबको पता है 1.73, करेक्ट ना, 1.73। ये देखो 1 है तो 1.73, इधर 2 है ना, सो 2.84। कैसे, रूट 8 को मैं 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। 2 रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू रूट 2 1.41, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 1.4, क्या आएगा 42 ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3.87। ठीक है ना, मुझे तो याद है, आप ही याद रखो। इसका वैल्यू आएगा 4.89 और इसका वैल्यू आएगा 5.92। तो इसमें ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक ये है, सबके यूनिट्स क्या लगेंगे बेटा, बीएम लगेंगे। बीएम, मेरे पास जगह नहीं, आप लोग बीएम लिख देना, बोर मैग्नेट्रॉन। अभी एक ट्रिक क्या है बेटा, जो भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा आंसर में वो नंबर फिर पॉइंट आएगा। अभी जैसे 4 था तो 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। यहाँ पे 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग, 6 होगा तो 6 पॉइंट समथिंग, 7 होगा तो 7 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर f ऑर्बिटल हुआ तो 7 भी तो हो सकते हैं ना, बट वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो जैसे क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में उठा लेता हूं मैं। देखो FeCN6 3-, बताओ ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है ना, अगर जनरली ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा, 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको फेरोमैग्नेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आप बताओ यहाँ पे Fe जो है, मैंने माइनस बराबर लिखा है क्या, हाँ बराबर है। चलो Fe जो है बेटा वो क्या है, 26 होता है, तो 3d6 4s2 होता है। हाँ सर, अगर मैं Fe+3 लिख दूं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो यहाँ पे 3d5 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा सर, बराबर है। तो 3d5 हो जाएगा तो बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 मत लिख देना, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिगैंड आल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिगैंड आल्सो। तो बताओ Cn- इज अ डैश लिगैंड, सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, होगी। तो अगर पेयरिंग होगी तो बेटा कैसे दिखेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, बताओ, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। इस तरीके से, इज इट क्लियर ना। अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, इस तरीके से ये सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्या हो गया, पैरा की डाया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगर मैं यही कंपाउंड ले लूं FeCN6 FeCN6, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 माइनस ले लूं FeCN6 4 माइनस ले लूं तो फिर बताओ कैसे करेंगे। हाँ, इसमें Fe2 प्लस में ना, तो अगर Fe2 प्लस में है तो 3D क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3D 6 हो जाएगा। वापस साइनाइड है, साइनाइड इज अ डैश लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, कान नाक और हाथ, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, होगी। तो उन्न रन्न मून नाल अंज आर 6 इधर ही हो गया पेयरिंग में। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 0, n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 0 तो म्यू का वैल्यू भी 0, तो इट इज अ डैश डायामैग्नेटिक। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक, एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज़ दोनों में एक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इसमें एक है इसमें है ही नहीं बेटा। इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट compare the magnetic property of this and this. I'll repeat, compare the magnetic property of this and this. बता, ये तो ये और एक जिंक, जिंक आ गया तो बेटा सिंपल है 3D10 मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। कॉपर इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में +2, कुछ भी हो जाए पेयरिंग हो नहीं हो उससे कोई फायदा नहीं है, पता ना एक्सेप्शनल केस था उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करवाया था अपन ने। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, n का वैल्यू 1, तो म्यू का वैल्यू आएगा 1.73 bm, सो इट इज डैश मैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। बट Zn अगर मैं बात करूं +2 की, तो Zn +2 मतलब 3D10 हो जाएगा, ये 3D9 था, कॉपर +2 है ना। तो कितना भी पेयर कर लो कुछ भी कर लो एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना फिर भी। यहाँ पे क्या है 10 है, तो इसमें n का वैल्यू 0, म्यू का वैल्यू 0, इट इज गोइंग टू बी डैश इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन पैरा है कौन डाया है, तो ये पैरा और ये डाया है बेटा, ठीक है। इसका फोटो लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay students, so next example, third, compare the magnetic property of, next Ni बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, CN4 2 माइनस एंड Ni H2O 6 टाइम्स 2 प्लस, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों की बात करें अगर, तो यहाँ पे निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 में है, तो ये क्या हो जाएगा 3D8 हो जाएगा, बराबर है। 3D8 है तो साइनाइड कौन सा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग अगर करवाएगा तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से दिखेंगे बताओ, ठीक है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा DsP2 ना, तो DsP2 मतलब ये वाला छोड़ देना आपने को, ये वाला छोड़ देना है। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, म्यू का वैल्यू 0, इट इज गोइंग टू बी डैश इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो Ni2 प्लस बेटा 3D8 है, 3D8 है, बट सबको पता है कि वाटर इज अ डैश लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड, तो वीक फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग होगी क्या, नहीं होगी। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल इन करो, उन्न रन्न मून नाल अंज आर 7 8, बराबर 8 हो गए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, सो इसका आंसर आएगा 2.84 bm, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका पैरामैग्नेटिक। इस तरीके से डिसाइड करना, और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लास्ट क्वेश्चन, NiCN4 2 माइनस की। अभी साथ में आपको बेटा ये भी मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये कंपाउंड कलर्ड है या नहीं है, तो ये कलर्ड है क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्या ये कंपाउंड कलर्ड है कि नहीं है सर, इसमें भी 8 डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट मैं आपको इसको लिखवा चुका हूँ बेटा एक्सेप्शन में, क्योंकि इसमें जो गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसको अलग से याद रखना, ठीक है। तो साथ में आपका कलर का भी कंसेप्ट आ रहा है। अभी मैं बताऊं, ये वाला तो बेटा मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, इट इज डायामैग्नेटिक। बट मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2, तो 3D8 हो गया। बट सबको पता है क्लोराइड इज अ डैश लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड, बराबर है।
तो ऊपर पेयरिंग जैसे नहीं हुआ था वैसे यहाँ पे भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले सब में सिंगल फिर पेयर करना है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, म्यू का वैल्यू 2.84 bm, और लास्ट में क्या आएगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, which of the following are paramagnetic? Which of the following are paramagnetic? कौन से वाले पैरामैग्नेटिक है? ठीक है ना। ऑप्शन ए NO, NO2, ClO2, KO2, BaO2, F PtCl4 minus, G PtCl4 minus, H FeCl6 3 minus, I NiCO4, J FeCO5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। उसके अंदर स्टार्टिंग के जो 5 है मैं डायरेक्ट टिक करो, ऑल आर पैरामैग्नेटिक करो। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में मैं तो याद ही कराता हूँ, नो टू ClO2, नो टू ClO2, इनको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोलते हैं। क्या बोला मैंने, सुना? कौन सा स्पीशीज? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो डेफिनेटली बेटा इसमें क्या होगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होगी। उसके अलावा ये दोनों जो है बेटा सुपर ऑक्साइड्स है, तो इसमें, और ये पेरोक्साइड है, तो ये भी दोनों है। आगे के खाली आपको ये वाले चेक करने हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को आगे हो गया आंसर्स। ये तो पता, सबको पता है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो ये डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक सेम ही था। इसमें अगर आप देखोगे तो Fe+3 है, तो ये पैरामैग्नेटिक, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि 3d5 हो जाएगा। Fe+3 मतलब 3d5 ना। Fe जो होता है वो 3d6 4s2 होता है, बट Fe+3 मतलब 3d5 4s0। तो इसके पास तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें नहीं बचेगा, बराबर है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके अंदर भी नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी हमने चेक कर लिया, और ये सब के सब क्या है, कोई कोई पैरा है, कोई कोई डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा। ये टाइप के क्वेश्चन जनरली और आते हैं एंट्रेंस में और बोर्ड में। कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+2 आयन, M+2 आयन जिसका एटॉमिक नंबर है 26। इस तरीके से खाली M का नाम नहीं देंगे, पता है सबको 26 है तो Fe होगा, बट हम लोग को M+2 बोला है, तो M जो होगा वो क्या होगा बताओ, 3d6 4s2 हो जाएगा। हाँ है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आता है। तो 3d6 4s2, तो M जो है वो +2 बोला हुआ है, तो +2 मतलब 3d क्या हो जाएगा 5 4s, सॉरी +2 है ना, तो 3d6 4s0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे बेटा लिगेंड्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो अपन नॉर्मल तरीके से जाएंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल इन करोगे आप। ठीक है ना, क्योंकि लिगेंड के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो अपन नॉर्मल तरीके से 1 2 3 4 5 6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 4, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 4 पॉइंट क्या आएगा 89 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है ना, तो ये 4.89 हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, कुछ नहीं बोला है तो स्पिन ओनली माना जाएगा, डाइवेलेंट आयन, डाइवेलेंट मतलब +2, बराबर है। तो मेटल को मान लो M, ये क्या है 3d24 है, मतलब क्रोमियम हो गया, 3d5 4s1 होता है। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो M+2, 3d क्या हो जाएगा बच्चों, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, 3d4 हो जाएगा, करेक्ट। कुछ बोला नहीं है कि लिगैंड कौन है। सर एक्वस सॉल्यूशन जरूरी थोड़ी वाटर उसके साथ में बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा बेटा, ठीक है ना, जरूरी नहीं ना, वो तो खाली डिसॉल्व हुआ है ना, ऐसा तो कॉम्प्लेक्स तो दिया नहीं है। तो आप बेटा 3d4 है तो कैसे लिखोगे बताओ, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, म्यू का वैल्यू 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 89 बोहर मैग्नेट्रॉन। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट,
एन आयन शोज म्यू का वैल्यू 4.89, ठीक है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो सबको पता है म्यू इज इक्वल्स टू 4.89 दिया है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एन ब्रैकेट एन प्लस टू, करेक्ट ना। म्यू का वैल्यू दिया है 4.89, सो 4.89 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन ब्रैकेट एन प्लस टू, ठीक है ना। ये गलती से भी मत करना, अभी क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो 4.89 का बहुत सारे बच्चे सॉल्व भी करते हैं बेटा, ये बेटा मत करो। आपको क्या यूज करना है, आरपी ट्रिक। सर आरपी ट्रिक क्या है, म्यू का वैल्यू कितना है सर 4.89, तो जो भी डेसिमल के पहले दिया वही एन है, हो गया। जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, एकदम सिंपल। इतना सब झंझट करने की क्या जरूरत है बेटा, सिंपल है ना। 4.89 देख के 4 ही लिखोगे ना, ठीक है ना। 2.84 देख के 2 लिखोगे, उस तरीके से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक 5 मिनट का और सेशन कंटिन्यू करते हैं, उसमें और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टॉप। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं, लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब एंट्रेंस के क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है ना। कॉलम 1 में आपको आयन दिया हुआ है Cr+3, Fe+2, Na+2 एंड Mn+2, ठीक है। ये साइड में उनका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है अंडर रूट ऑफ 35, अंडर रूट ऑफ 35, दूसरा अंडर रूट ऑफ 24, अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट ऑफ 8 एंड अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। इस तरीके से दिया, ज्यादा इधर है इधर कम है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करो, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, इसको नाम दे दो पी क्यू आर एस और टी नाम दे दो, ठीक है। सॉल्व करो इसको। दूसरा क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ तब तक क्वेश्चंस आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, Cr H2O 6 times, this is JEE advanced type question. Cl3 mu is equals to 3.83, the correct distribution of electrons is A B C and D। फर्स्ट में दिया है 3D XY YZ XZ 1 1 1, दूसरा 3D just a second। ओके स्टूडेंट, सॉरी, आप कंटिन्यू करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये वाला भी आप लोगों को करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, द पेयर इन विच both the species have same magnetic moment, स्पिन ओनली है, मैंने नहीं पूछा तो बेटा स्पिन ओनली ही मान के चलना है, ठीक है। फर्स्ट वन,
चलो रेडी ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, कंसेप्ट तो मैंने सिखा दिया, नो डाउट आपका जो पीडीएफ मिलेगा इसके बाद उसमें भी रहेंगे क्वेश्चन, बट ये थोड़े अलग टाइप के भी क्वेश्चन है, वो भी मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि ये टाइप के क्वेश्चन जब पीडीएफ में रहेंगे तो आपको डाउट ना आए। सीआर की बात करें तो सीआर प्लस 3d5 4s1 होता है, ठीक है, तो ये 3d3 हो जाएगा। 3d3 मतलब आपका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट 3 प्लस 2, सो 3 प्लस 2 5 5 3 15, अंडर रूट ऑफ 15 हो गया। Fe की बात करें तो 3d6 4s2 होता है, तो 3d6 हो जाएगा प्लस 2 की बात करें तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 ब्रैकेट 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 6 हो जा 24। इस तरीके से सॉल्व करना बेटा। लिगेंड्स की तो बात ही नहीं बोलिए, तो आगे देखना भी नहीं, आपने को डायरेक्ट सॉल्व करना है जैसे डीएनए ब्लॉक में किया था वैसे। Ni2+ की बात करें फेको नी को 28 होता है, तो 3d8 हो जाएगा, 4s2 का तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 प्लस है, तो n का वैल्यू कितना आएगा बेटा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 मतलब 10 में से माइनस करो, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, तो 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 4 2 जा 8, इस तरीके से √8 हो गया। उसके बाद में Mn+2, Mn की बात करें तो 3d5 4s 0 हो जाएगा, क्यों प्लस 2 है ना, तो इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो 5 ब्रैकेट 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7 7 5 जा 35, so √35 इज द आंसर, ठीक है। तो हर एक का आंसर लिख दिया, अभी आप क्रॉस कर लेना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्रोमियम जो है बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बच्चों, T2G नीचे होता है और Eg क्या होता है, ऊपर होता है। अभी उन्होंने बोला है कि म्यू का वैल्यू 3.83 है, तो T2G क्या होता है बच्चों, 3d xy 3d yz 3d xz, ये T2G हो गया। और Eg क्या होगा, Eg में क्या होगा, 3d x² माइनस y² 3d z², बराबर है। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इससे देखो डायरेक्ट पता आर्बिट्रेरी, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तीनों कहाँ जाएंगे बेटा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गया। ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल, तो 3 ही थे, तो यहाँ पे तीनों हो गए। 4 होते हैं यहाँ पे, 4.89 होता तो एक और आ जाता, बट है ही नहीं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3d xy yz xz, ऑप्शन ए, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बेटा एकदम इजी लगेगा ये, इसलिए आपने देखा होगा ना बहुत टाइम लेके एक एक चीज सिखाई है। द पेयर इन व्हिच बोथ द स्पीशीज हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट सेम कब होगा, जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम बेटा +2 है, +2 है मतलब क्रोमियम +2 की बात करें तो 3d4 हो जाएगा, ठीक है ना 3d क्या हो जाएगा 4, तो n का वैल्यू 4 हो गया, तो अगर इसका भी n का वैल्यू 4 है तो अपना काम हो जाएगा। कोबाल्ट यहाँ पे +2 में है, फेको 3d7 4s 0 हो जाएगा, 4s 0, तो इसके अंदर अगर मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 10 में से 3 माइनस करो, 10 में से 3 माइनस करो बेटा, कितना आएगा बताओ, 3 ही आएगा। तो ये और ये सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है, दोनों वीक फील्ड लिगैंड ही थे। अभी इसकी बात करो तो ये तो अभी जस्ट ऊपर ही लिखा है 3d4, n का वैल्यू 4 है, ठीक है ना। नो नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, सर उसमें तो पूछा ना मैग्नेटिक मोमेंट, तो कैलकुलेट क्यों करो, n का वैल्यू सेम आया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम ही आएगा ना। यहाँ पे अगर Fe+2 की बात करें तो Fe+2 मतलब 3d6 हो जाएगा, 3d6 से बेटा वीक फील्ड लिगैंड है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में से माइनस करो 4, तो ये और ये क्या आ रहा है सेम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो गया। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वे दे आस्क द क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 31 के एंड में आपको एक वर्कशीट दिया जाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, थोड़े रिलेटेड टू कलर होंगे, थोड़े रिलेटेड टू मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ होगा एंड मैग्नेटिक मोमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करने हैं, उसमें जरूरत पड़ी तो मैं 2 वर्कशीट बनाऊंगा, वरना एक ही में काम हो जाएगा, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिस्कशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन डिटेल। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।